बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, सबसे पहले आज की आम खबरें आपके सामने रखना चाहूँगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक आज खुद नोटिस लिया है और आज खुद नोटिस लिया है आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले पेश आने वाले वाक़े के ऊपर, यानी कि एक 6 जजेज़ ने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए ख़त के जवाब में पहले तो उस मामले के ऊपर मट्टी डालो प्रोग्राम शुरू किया गया। अब बिलाखिर जब तनकीद हुई, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा वकला की जानिब से, सिविल सोसाइटी की जानिब से और सियासी जमातों की जानिब से, तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया, 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया और अब होगी जनाब बुध को इसकी समात। क्या निकलता है इस 7 रुकनी बेंच की समात के बाद, इसमें से क्या निकलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तफसीलात क्या हैं, क्यों ये कमीशन बना, आपके सामने रखेंगे। और जनाब फिर बात करेंगे कि जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब को जिस कमीशन का सरबराह बनाया गया था, ऑब्वियसली वो कमीशन भी इस ख़त के सिलसिले में बनाया गया था और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उस कमीशन को तश्कील दिया गया था। उस कमीशन की जो सरबराही है उससे क्यों इनकार किया तसद्दुक़ जिलानी साहब ने, वो भी कुछ तफसीलात हैं आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब तोशा खाना केस में आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो सज़ा थी उसको मुअत्तल कर दिया गया है और ईद के बाद इस केस की मेन जो अपील है उसको देखा जाएगा, लेकिन फिल वक्त उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया है उसकी जो ज़मानत के ऊपर। क्या तफसीलात हैं ये भी आपके सामने रखनी है। फिर जनाब वाला फवाद चौधरी साहब की भी ज़मानत मंजूर हुई है और अली अमीन गंडापुर साहब के जो वारंट गिरफ्तारी थे उनको भी मनसूख कर दिया गया है। लेकिन हस्बे मामूल तफसीलात में जाने से पहले एक आप सबसे छोटी सी गुजारिश कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर मुलाजा करें तो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। जनाब खबरों की तफसील की जानिब बढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 6 दिन के बाद एक अज खुद नोटिस लिया है। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 5 से 6 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ ने एक ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। उस ख़त में बताया था और राय मांगी थी कि हमें कुछ एजेंसीज़ के लोग और जो एग्जेक्टिव है यानी कि हुकूमत है उनकी जानिब से प्रेशराइज किया जा रहा है कि आपने आइन और कानून के तहत जो भी मुकदमे आपके पास आते हैं उनके आपने फैसले नहीं करने। तो एक राय मांगी गई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उन जजेस की जानिब से कि इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने फ़राइज़ जो हमने अदा करने हैं, अंजामदेही उनकी करनी है, क्योंकि उसमें रुकावट डाली जा रही है तो हमारे लिए क्या हुक्म है, हम क्या इस हवाले से कर सकते हैं। तो उसके बाद हुआ क्या जनाब, फिर एग्जेक्टिव जो है मुतारिक हो गया और एग्जेक्टिव यानी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो कि फॉर्म 47 के तहत आए हैं वो जा पहुँचे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास। देखें, होना तो ये चाहिए था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को मिलना ही नहीं चाहिए था। सीधी सिंपल बात है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को मिलना ही नहीं चाहिए था उनसे कि आपके ज़ाहिर है एक केस आया, एक ख़त आया और ख़त भी उन्हीं के अगेंस्ट है, ज़ाहिर एग्जेक्टिव के अगेंस्ट है, एजेंसीज भी उनके नीचे हैं, तो वो आकर मिल रहे हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से और फिर डिसाइड कर रहे हैं कि हम एक कमीशन तश्कील देते हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर कमीशन एक मजाक समझी जाती है। कमीशन हर वो मामला जिसके ऊपर आपने मट्टी डालनी हो, जिसको आपने जो है फाइलों के सपोर्ट करना हो, उसके ऊपर कमीशन बन जाता है और वो कमीशन बाद में फिर किसी को कुछ खबर नहीं होती कि कमीशन से निकला गया है। तो ऐसा ही हुआ जनाब, इसके ऊपर भी एक बड़ा तरीके से मट्टी डालने की कोशिश की गई। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब की मुलाकात के बाद एक कमीशन, एक रुकनी कमीशन बना दिया गया और उस कमीशन के सरबराह जो है वो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी साहब को उस कमीशन का सरबराह चुना गया। अब उस ख़त को शायद किसी ने पढ़ा नहीं था और आज उसका तर्जुमा जब सामने आया, और तर्जुमा किसने किया, जनाब जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब ने, और उन्होंने जब इनकार कर दिया उन्होंने कहा जी कि ये जो ख़त लिखा गया है ये तो लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और ये बनता भी आपकी, आप तहकीकात करें भाई, इसकी आपका ये काम है, आपको लिखा है उन्होंने और मैं तो मेरे ख्याल में वायलेट करूंगा ये जो आइन और कानून के तहत जो आपकी जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर ये मेरी तरफ से मदाखलत के ज़ुमरे में आएगा कि अगर मैं इस कमीशन को लेकर आगे बढ़ूंगा और कमीशन बनाऊंगा और तहकीकात करूंगा तो ये तो काम मैंने नहीं कर रहा। उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी मैं माजरत करता हूँ, मैं ऐसे काम में नहीं पढ़ूंगा और ये काम है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का और उनके तहत उनके नीचे जो एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उनका काम है कि वो तहकीकात भी करें और फिर इसके ऊपर जो है जवाब भी दें जजेस को। तो उनकी जो इनकार है उस इनकार के बाद बज़ाहिर आपको मीडिया के अंदर ये नजर आएगा कि पहले आज खुद नोटिस लिया गया, बाद में जो है उनका खत सामने आया जो इनकार वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है।
हुआ पहले ये है कि पहले जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब ने जो है इनकार किया है आज जो कमीशन था उसकी सरबराही से, और उसके बाद फिर आज खुद नोटिस लिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसके ऊपर 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। और यहाँ पे भी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एक दफ़ा फिर वही काम करने की कोशिश की है, पिक एंड चूज, जिसके ऊपर वो माजी में खुद बात करते रहे। बहुत दफ़ा उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को जो तनकीद का निशाना बनाया कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब मखसूस जजेस को बैठाकर फैसले लेते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब उसमें कुछ उन्होंने चीज़ें जो तब्दील की हैं, लेकिन उन्होंने जो एक मेजॉरिटी है वो अपने पास रखी है। अब फॉर एग्जांपल 7 रुकनी ये जो बेंच है ये बना है, और इसमें इसकी सरबराही करेंगे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। वी आल नोज के उनका जो झुकाव है किस जानिब है। दूसरे नंबर पर है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। वी आल नोज के वो कहाँ पे उनकी किस साइड पे उनकी जो है झुकाव होता है। आल दो हम किसी के ऊपर कोई उंगली उस तरह नहीं उठा रहे, लेकिन ज़ाहिर है चीज़ें वो हैं जो बाज़ार आपको नज़र आ जाती हैं, और आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है चीज़ें लोगों को पता होती हैं। फिर उसके बाद जनाब जो अगले जज हैं अतर मनोल्ला साहब हैं। अतर मनोल्ला साहब एक न्यूट्रल जज हैं और इनका बड़ा क्लियर स्टांस होता है कुछ चीज़ों के ऊपर। मसरत अलाली साहिबा, जस्टिस फायज ईसा साहब, मंसूर अली शाह साहब और मसरत अलाली साहिबा। वी आल नोज के इनका क्या एक इनकी सोच है या इनका माइंड क्या है। फिर याहिया अफरीदी साहब ठीक जज हैं, और ये जो है वो बाज़ का बात ऐसी करते हैं कि जो ज़ाहिर है एक आइन और कानून के तहत होती है, मतलब किसी की तरफ इनका झुकाव वाज़ेह तौर पर नहीं होता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब बड़े अहम रिमार्क्स इनके रिसेंटली थे एक केस के अंदर, जिसमें एक 9 मई की केसेस में 5 लोगों को ज़मानत दी गई थी। उस हवाले से इनके बड़े अहम तरीन रिमार्क्स थे वो भी। और नईम अख्तर अफगान साहब, इनका मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि इनका क्या है ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, लेकिन देखें एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो मैं अब बात कर रहा हूँ कि ये एक पिक एंड चूज़ वाला मामला है। अब मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस फायज ईसा साहब, मुसर्रत अलाली साहिबा, ये वो जजेस हैं जिनकी जो इनका माइंड क्लियर है। ये इनका जो झुकाव होता है वो ऑलवेज उस तरफ होता है जो गवर्नमेंट होती है। ये सॉरी टू से ये हकीकत है, और ये हकीकत बच्चा बच्चा जानता है। तो यहाँ पे भी जो है पिक एंड चूज़ करने वाली बात की गई है। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे वो जजेस बैठते जिनका सही एक दबंग किस्म का फैसला आता और पता चलता कि भाई ये कौन लोग हैं जिन्होंने डिक्टेट किया है। एक जजेस बैठे हुए हैं और हाई कोर्ट के जजेस उनको डिक्टेट किया जा रहा है, तो हैं कौन लोग, और इस हवाले से दबंग किस्म के जजेस का होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे भी फायज ईसा साहब ने जो पिक एंड चूज़ वाला मामला जो है वो अख्तियार किया, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अच्छा, इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है? देखें, हुआ ये है कि जो एक तो ये ख़त लिखा गया था 6 आपको तकरीबन आज से एक हफ़्ता पहले एक ख़त लिखा गया। एक ख़त 12 फरवरी को लिखा गया था। उस ख़त के अंदर 7 जजेस के साइन भी हैं, जिसमें जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब भी हैं। उसके अंदर इसी तरह के इल्ज़ामात और इसी तरह की चीज़ें और बड़ी तफसील से लिखी गई थी कि ये हो रहा है। ख़त लिखा गया था जनाब आमिर फ़ारूक साहब को, उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। फिर ये जज ने ख़त लिखा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। तो अब इसके ऊपर अगर बात नहीं बनती, या जिस तरह फायज ईसा साहब ने इस मामले को दबाने की कोशिश की थी, तो और उसके बाद फिर ज़ाहिर 300 वकील जो हैं वो सामने आ गए। उन्होंने कहा जी कि ये ऐसा हो नहीं सकता, ये इसको हम नहीं मानेंगे। फिर सियासी जमातें सामने आ गई, तो उसके बाद फिर मजबूरी में इन्होंने अब बेंच बना दी है। और अब लेट्स सी कि इसमें से बेंच में से क्या निकलता है। लेकिन ये अगर पहले दिन ही इसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया जाता और भरपूर तरीके से इसकी हेयरिंग की जाती और इसमें से फाइंडिंग निकाली जाती कि भाई हुआ क्या है, क्यों आपने ये किया है, और कौन किसकी हिम्मत है कि वो जजेस को धमकाए या उनको अपने अंजाम दे जो फ़राइज की उनकी उसमें रुकावट डाले, तो ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के गले ये बात पड़ेगी। और तकरीबन ये पड़ चुकी है और मजबूरी में उन्होंने बेंच बनाना पड़ा है। अब लेट्स सी कि बेंच में से निकलता क्या है। इसके अलावा जनाब आज की जो अहम तरीन खबर है कि तोशा खाना केस में खान साहब की ज़मानत जो है उसको मंजूर कर लिया गया, और ये भी किया है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहिबा ने। और इसमें से भी बड़ी खबर ये है कि नैब ने इस सज़ा को मुअत्तल करने की हिमायत की है। अब हिमायत की क्यों है, ये बड़ा सवाल है। अब ज़ाहिर है नैब का ही केस था और नैब ने ही सारा मामला जो आगे लेकर बढ़े, नैब प्रोसिक्यूटर ने क्यों इसकी हिमायत की। तो जनाब वाला खबर ये है कि ये सारा केस जो है तकरीबन ये घड़ी की मालियत और ये सारे जो ताइफ थे इनकी 1 करोड़ और 90 लाख समथिंग इसकी अमाउंट बनती थी। और जिसको बाद में फिर हमारे नैब ने और हमारे माशाल्लाह तहकीकाती अदारों ने इसको 300 अरब करके बताया। और चूंकि वजह ये थी कि 50 करोड़ तक इनका अपना जो कानून है, ये जो नैब का इन्होंने कानून साजी की है पिछली हुकूमत में, ये जो अधूरी असम्बली थी उसमें से जो कानून साजी हुई, उस कानून के मुताबिक 50 करोड़ से नीचे करप्शन है ही नहीं पाकिस्तान में। 50 करोड़ से नीचे आप जो मर्जी करें, आप 49 करोड़ और 50 लाख या मतलब आप 98 लाख तक चले जाएं तो आपके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा। एटलीस्ट आपका नैब का कानून आपके ऊपर लागू नहीं होगा। सो
ये चूंकि 3 अरब रुपए का केस बनाया था और ये ज़रा सा भी इन्होंने सेंस इस्तेमाल नहीं की कि 3 अरब रुपए की यार घड़ी, एक घड़ी या कोई पेन या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मतलब डज इट मेक सेंस कि 3 अरब रुपए की एक घड़ी, और फिर जिस बंदे ने कीमतें लगाई उसको तस्वीरें दिखाई या ये चीज़ें हैं और उसने इनको कीमत लगा के बता दी। कोई चीज़ नहीं देखी, हाथ नहीं लगाया चीज़ को, घड़ी को हाथ नहीं लगाया, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, लेकिन उस बंदे ने कीमत लगा के दे दी कि सर इसकी 3 अरब रुपए जो है वो कीमत है। और बाद में मुकर गया, उसने कहा जी मैं इससे तो अखज़ नहीं कर सकता नतीजा कि 3 अरब की कीमत बनती भी है नहीं। तो जो नैब ने इस हवाले से आज मुखालफत नहीं की, उसके पीछे वजह यही है कि उनका केस इंतहाई कमज़ोर है और ये केस बेसिकली बनता ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि खान साहब ने कोई जुर्म किया ही नहीं है, और लेट सपोज अगर जुर्म किया भी है तो फिर 50 करोड़ का जुर्म ये था ही नहीं। इसको तो इन्होंने 1 करोड़ और 90 लाख समथिंग का ये सारा मामला था, और वो केस तो कानून नैब के कवानीन के मुताबिक वो आता ही नहीं है, नैब की जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता। तो इसलिए नैब ने जो है वो इस हवाले से अपनी जान छुड़ाई है और नैब ने इसकी हमायत की है। और ईद के बाद दोबारा इस केस की मैन अपील लगेगी और उसमें इंशाल्लाह रजीज़ खान साहब बरी होंगे। फिर जनाब वाला कल आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर साहब की इस्लामाबाद की एक जो अदालत है, मुकामी अदालत है, उसने वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। और मैंने आपकी पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये वारंट गिरफ्तारी जारी करना और शोशा छोड़ना, मीडिया के अंदर इस तरह की चीज़ें करना, ये जारी किए जा सकते हैं, बात भी की जा सकती है, मीडिया हाइप भी क्रिएट की जा सकती है, लेकिन ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक सिटिंग सीएम हो या प्राइम मिनिस्टर हो या वट कोई भी एक बड़ा ओहदेदार हो और उसको जाके एक छोटी अदालत का एक जज एक फैसला दे और उसको जाके गिरफ्तार कर लिया जाए, और खासकर सीएम को, तो इट्स इम्पॉसिबल। ये अगर आप देखा जाए रियलिटी में तो ये इम्पॉसिबल है। और जाहिर है अगर इस्लामाबाद की अदालत ने एक वारंट गिरफ्तारी जारी की है और इस्लामाबाद की पुलिस जाएगी, वो रब्ता करेगी केपीके की पुलिस से, और वो जाके उनके थ्रू फिर वारंट की तकमील होती है। और अगर आप एक सीएम हैं और आपके नीचे आईजी जो है केपीके का आईजी आपके नीचे है, आपकी पुलिस आपके नीचे है, तो कैसे आपको गिरफ्तार करने जाएगी? तो ये बिल्कुल एक मतलब सेंसलेस एक चीज़ थी और इसको बहरहाल मनसूख ही होना था। तो आज जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के वारंट जो मनसूख कर दिए गए उनको, और फिर जनाब फवाद चौधरी साहब की भी आज जमानत मंजूर हो गई है। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाती हुई आपको नज़र आएंगी। और ख़ासकर जो ईद के बाद एक बड़ा प्लान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मंसूबे पर काम कर रही है, बज़ाहिर कुछ साफ़ी भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और ख़ासकर जो एक आप ये कह सकते हैं कि एक अलायंस बनने जा रहा है जिसमें जमात इस्लामी को भी ऑन बोर्ड रखा गया है, जिसमें JUI फे भी ऑन बोर्ड है, जिसमें ANP भी है, जिसमें शेरपाओ ग्रुप भी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, और महमूद खान अचकज़ई की जमात भी है, और बाकी भी छोटी जमातें जो है वो सारी की सारी इस इताद के अंदर शामिल होंगी। और इसमें अगर ये इताद सारा बन जाता है, चूँकि JUI फे और जमात इस्लामी से फ़िलहाल बातचीत चल रही है, असद कैसर साहब बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो अगर तो ये इताद बन जाता है और ईद के बाद फिर बड़े लेवल पर चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, संभालना तमाम फैसला साजों के लिए मुश्किल होगा। सो ऐसे में ये जो आज के जो डेवलपमेंट्स हैं, ख़ासकर जो तोशाखाना केस को जो मुअत्तल किया गया है, उसकी सज़ा को सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखे के ख़त के ऊपर जो एक बेंच बना है, तो ये प्रेशर जितना ज़्यादा बिल्डअप करने की कोशिश की जाएगी सियासी जमातों की जानिब से, उसका इतना ही फ़ायदा होना है। लेकिन जनाब आज का दिन चूँकि बड़ा धमाका खेज था और बड़ी चीज़ें जो है एक बड़ी डेवलपमेंट्स थी, और हुकूमत को बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद जो भी ये कुछ करने की कोशिश करते हैं, जो भी चीज़ें अपने हक में करने की कोशिश करते हैं, तो अल्टीमेटली इनके खिलाफ चीज़ें जाती हैं। तो ये भी मामला इनके खिलाफ किया है कमीशन बनाने का, और अब ये जो 7 रुकनी बेंच बैठता है, इसमें से क्या निकलता है ये आने वाले दिनों में, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते में काफ़ी हद तक चीज़ें जो क्लियर हो जाएंगी। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।